हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज चल रही है और कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान की भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की क्लास शुरू कर दीजिए। तो उन्हीं रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज से हम आपके सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपकी सामाजिक विज्ञान की टोटल कितनी किताबें हैं? 4 किताबें हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं, वो है आपकी पहली पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2। ठीक है, जो आपकी इतिहास की पुस्तक है, वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज हम प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं वो सब परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इन प्रश्नों को याद करें, ठीक है, रिवाइज करें और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सब दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे उतनी ही क्या होगा, प्रशंसा होगी और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छी तरह मेहनत करके और आपके लिए ऐसी क्लासेस लेकर आऊं। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कंटेंट कैसा है, मैं कैसा बढ़ा रहा हूं। जब आप लोग अपना रिप्लाई देंगे तो मुझे और अपने काम के प्रति मोटिवेशन मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके इतिहास विषय के प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है वह है, यानी राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है, जो स्टार्टिंग है, वो कहां से हुई है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय कहां पर हुआ था? फ्रांस के अंदर हुआ था। दूसरा प्रश्न है आपका कि नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ था? नेपोलियन संहिता का निर्माण कब हुआ था वो बताना है। तो नेपोलियन संहिता का निर्माण वो हुआ था सन 1804 में। तीसरा प्रश्न है, किसके कल्पना आदर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं? ठीक है, किसके कल्पना आदर्श यानी यूटोपिया में दुनिया के जो लोग हैं वो अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेडरिक सोरियू। ठीक है, फ्रेडरिक सोरियू के कल्पना आदर्श में, ठीक है, दुनिया के जो लोग हैं वो अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। अगला प्रश्न है, जोल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक तो नेपोलियन संहिता वाला और एक ये जोल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1834 में हुई थी। अगला, 1815 में नेपोलियन की हार के ठीक बाद 4 देशों ने सम्मेलन कहां आयोजित किया था? 1815 में नेपोलियन की हार के ठीक बाद 4 देशों ने एक सम्मेलन आयोजित किया था और वो सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था, उस जगह का नाम बताना है। तो वो जगह थी वीना, ऑस्ट्रिया में। अगला है, ज्यूसेप मैत्सानी कौन था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मैत्सानी कौन था? तो ये इटली का एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। कौन था? इटली का एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, 1815 में नेपोलियन को हराने वाली 4 शक्तियों में कौन सी एक नहीं थी? नेपोलियन को हराने वाले 4 शक्ति राष्ट्रों में इनमें से कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था वो बताना है। तो आपका चीन शामिल नहीं था। अगला, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? काफी इंपॉर्टेंट है, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो काबूर, मैत्सानी, गैरिबोल्डी, उपरोक्त सभी, तो इन सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण अवशब्द वाले प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, वीना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये प्रश्न तो कितनी बार पूछा गया है कि वीना सम्मेलन की अध्यक्षता कब की गई थी। ठीक है, तो वीना सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो की गई थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा वीना सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, और वीना सम्मेलन क्या था? 1815 में नेपोलियन की हार के बाद 4 शक्ति राष्ट्रों ने मिलकर एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसे वीना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वीना सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको भी टास्क मिलना चाहिए, तो आपको कमेंट करके बताना है कि वीना सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, यह कथन किसने कहा था? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप के जो देश हैं उनको क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था कथन मेटरनिक ने। किसने कहा था? मेटरनिक ने। अगला प्रश्न है, कार्बोनेरी क्या थी?
कार्बोनेरी क्या थी? तीसरा प्रश्न है कार्बोनेरी क्या थी? तो कार्बोनेरी इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। क्या था? इटली के जो क्रांतिकारी लोग थे उनका एक गुप्त यानी सीक्रेट क्या था? एक संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की? यानी उस संधि का नाम बताना है जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। तो सन 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने, कौन सी संधि ने? कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की क्या दी थी? मान्यता दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? और यहां पर 5वां प्रश्न छपा है कि किसके नेतृत्व में और कब नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई? तो विलियम प्रथम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? विलियम प्रथम के नेतृत्व में 18 जनवरी 1871 को, विलियम प्रथम के नेतृत्व में 18 जनवरी 1871 को। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या हुआ था? जर्मनी एक नए देश यानी एक जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। किसके नेतृत्व में? विलियम प्रथम के नेतृत्व में। और वो तारीख कौन सी थी? 18 जनवरी 1871। यानी जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 18 जनवरी 1871 को। और उस दिन एक जर्मन साम्राज्य का निर्माण हुआ। अगला, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है ओटो वन बिस्मार्क को। किसको दिया जाता है? ओटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 7। ज्यूसेप मैत्सानी का जन्म कब और कहां हुआ था? ज्यूसेप मैत्सानी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो मैत्सानी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। कहां पर हुआ था? जेनोवा के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, जोसेफ मैत्सानी द्वारा स्थापित दो भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। यानी जोसेफ मैत्सानी के द्वारा जिन दो संगठनों की स्थापना की गई थी उनको आपको क्या करने हैं? नाम बताने हैं। तो उनके नाम थे, एक यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जोसेफ मैत्सानी के द्वारा स्थापित दो संगठनों के नाम बताने हैं। तो एक है आपका यंग इटली और दूसरा है आपका यंग यूरोप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। मेटरनिक ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? ठीक है, मेटरनिक ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो वो किसे बताया था? जोसेफ मैत्सानी को मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। अगला, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? यानी उसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है ओटो वन बिस्मार्क को। किसको दिया जाता है? ओटो वन बिस्मार्क को। ये प्रश्न तो आप बिल्कुल रट ले कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ, और इसका जो जर्मन एकीकरण का जो श्रेय है या जो इसका कर्णधार है, जो सूत्रधार है, वो कौन था। ये 3 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है, अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण लघुरात्मक प्रश्नों की। पहला प्रश्न है आपका, जोल्वेराइन नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? जोल्वेराइन नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? तो सन 1834 में, कब की बात है? सन 1834 में प्रसा की पहल पर जोल्वेराइन नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया था, जिसने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था। विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच जो शुल्क संबंधी कुछ बाध्यताएं थी, जो अवरोध थे, जो रुकावटें थी, उनको समाप्त करने का काम किया गया था जोल्वेराइन नामक शुल्क संघ के द्वारा। स्थापना कब की गई? 1834 में। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर किन 3 देशों को युद्धों में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया? क्या है? ओटो वन बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर किन 3 देशों को हरा के जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया था? तो वो देश थे, पहला था डेनमार्क, दूसरा था ऑस्ट्रिया और तीसरा था फ्रांस। इन तीनों देशों को बिस्मार्क ने युद्धों के अंदर हरा के जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम बताइए। इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम। तो वो कौन कौन से व्यक्ति थे? पहले थे कावूर, फिर मैत्सानी, गैरिबोल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ये 4 प्रमुख व्यक्ति थे जिनका इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है, कावूर ने इटली के एकीकरण में योगदान को लिखिए।
कावूर के इटली के एकीकरण में क्या योगदान था, कावूर नामक व्यक्ति का, उसके योगदान को बताना है। तो कावूर ने एक कूटनीतिक संधि द्वारा, कावूर ने एक कूटनीतिक संधि के द्वारा फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर 1859 में ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित कर दिया। इससे इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो क्या होगी, सरल हो गई, यानी सन 1859 में। ठीक है, कावूर नाम के व्यक्ति ने एक कूटनीतिक संधि की, किसके साथ, फ्रांस के साथ, जिसकी वजह से फ्रांस की जो सैनिक सहायता थी वो किसको प्राप्त होगी, इटली को प्राप्त होगी। और इस वजह से इटली की जो फ्रांस की सेना थी उसने ऑस्ट्रिया की सेना को क्या कर दिया, जो इटली की सेना थी उसने ऑस्ट्रिया की सेना को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। किसकी मदद से, फ्रांस की सेना की मदद से। इससे इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो क्या हो गई, सरल हो गई। तो इस तरह इटली के एकीकरण में कावूर का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है, वीना सम्मेलन। वीना सम्मेलन में किन 4 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, यानी वीना सम्मेलन के अंतर्गत कौन कौन से देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे वो आपको बताना है। तो वीना सम्मेलन के अंतर्गत ब्रिटेन, रूस, कौन कौन से देश, ब्रिटेन हो गया आपका, रूस हो गया, प्रसा हो गया और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के जो प्रमुख राजनीतिक थे या जो प्रतिनिधि थे वो क्या हुए थे, वो शामिल हुए थे। ठीक है, अब बात करें वीना सम्मेलन की, तो वीना सम्मेलन हुआ कब था, तो वीना सम्मेलन हुआ था 1985 में। कब हुआ था, 1985 के अंदर। अगर हम बात करें कि वीना सम्मेलन हुआ कब था, तो वीना सम्मेलन हुआ था सन 1815 में। ठीक है, सन 1815 में वीना सम्मेलन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी ड्यूक मेटरनिक ने। तो आपको यह याद रखना है कि वीना सम्मेलन के अंदर ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कब हुआ था, वीना सम्मेलन सन 1815 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी ड्यूक मेटरनिक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, रूमानीवाद से क्या अभिप्राय है। रूमानीवाद से क्या अभिप्राय है वो आपको बताना है। तो रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद क्या था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसका मकसद क्या था, राष्ट्रीय भावना को क्या करना, विकसित करना, सभी लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव को जागृत करना। रूमानीवाद तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की क्या करता था, आलोचना करता था। जो रूमानीवाद है वो विज्ञान की और विज्ञान के जो तर्क वितर्क हैं उनका क्या करता था, उनकी आलोचना करता था। और साथ और भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर क्या देता था, जोर देता था। यानी जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, जो पुरानी परंपराएं थी, उन बातों पर जोर देता था। इसने एक साझा सामूहिक विरासत और सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने पर बल दिया। इन्होंने किसको एक राष्ट्र का आधार बनाने के लिए सामूहिक विरासत, यानी जो परंपराओं से चीजें चली आ रही थी, और उनका जो सांस्कृतिक अतीत था, यानी जो पुरानी रूढ़िवादी चीजें थी, जो परंपराएं थी, उनको अपने राष्ट्र को एक क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए, राष्ट्र की नींव को मजबूत करने के लिए उन्होंने उन चीजों का सहारा लिया। और वो लोगों को उन्हीं प्राचीन संस्कृति और उनकी जो विरासत थी, विरासत में उनकी जो चीजें मिली हुई थी, उन विरासत में मिली चीजों के आधार पर, उनकी पुराने समय से आ रही परंपराओं के आधार पर लोगों के अंदर राष्ट्र भावना को विकसित करना चाहते थे। लेकिन वो विज्ञान का महत्व क्या करते थे, विज्ञान के महत्व को नकारते थे। वो विज्ञान की क्या करते थे, आलोचना करते थे। अगला प्रश्न है, ज्यूसेप मैसेनी पर टिप्पणी लिखिए। किस पर, ज्यूसेप मैसेनी पर आपको एक छोटी टिप्पणी लिखनी है। तो ज्यूसेप मैसेनी इटली का क्या था, एक क्रांतिकारी था। उसका जन्म सन 1807 में जेनेवा में हुआ था। कहां हुआ था, जेनेवा में हुआ था। वह कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का बाद में क्या बन गया, एक सदस्य बन गया। और उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना भी की, जिसमें से एक था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। और उससे प्रेरणा लेकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी धीरे धीरे गुप्त संगठन क्या हो गए, बनना शुरू हो गए। ठीक है, अगला है फ्रांस के प्रथम विद्रोह 1830 के बारे में संक्षेप में लिखिए। फ्रांस के प्रथम विद्रोह 1830 के बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। कब हुआ था, जुलाई 1830 में। बुर्बो राजा, जिसने 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में क्या किया गया था, बहाल किया गया था। 1815 के अंदर जो बुर्बो राजा थे, उनकी जो रूढ़िवादी प्रतिक्रिया थी, जो रूढ़िवादी सोच थी, जिसकी वजह से उन्हें सत्ता के अंदर लाया गया था,
उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने क्या किया था, उखाड़ फेंका था और उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन था, जिसका प्रथम अध्यक्ष था लुई फिलिप। कौन था, लुई फिलिप। तो इस प्रकार हमने आपके चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और अगर कुछ प्रश्न बन रहे होंगे तो उनको हम और बाद में, जैसे आपके अलग अलग जो मॉडल पेपर आएंगे उनसे भी हम प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। अलग अलग जो डेस्क वर्क आएगी उनमें भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको मैं फिर से अलग से सॉल्व कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।